लखनऊ शहर में 25 मई सुबह की 7 बजे इंदिरा नगर के आसपास एक कॉलोनी से एक रिटायर्ड आईएएस 7 बजे गुल्फ के मैदान के लिए अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी ले चलो, चला जाए। सुबह सुबह की रोज़मर्रा की वही स्थिति थी कि वो रोज डेली सुबह 7 बजे गुल्फ के मैदान जाते थे और वहाँ खेलने के बाद 9 बजे घर के लिए वापस आते थे। और जैसे ही वो 9 बजे आज घर पर वापस आए, अपने घर के दरवाजे के पास लगी बेल को बजा रहे थे, लेकिन आज दरवाजा कोई खोल नहीं रहा था। अब रिटायर्ड आईएएस साहब बिल्कुल परेशान थे, बार बार दरवाजा बजाते, बार बार अपनी पत्नी का नाम मोहिनी होता है, बार बार चिल्लाते कि मोहिनी दरवाजा खोलो, आखिर तुम हो कहाँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो। कई बार चिल्लाने और बेल बजाने के बाद जब वो दरवाजे को थोड़ा हल्का टाइट से पुश करते हैं तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब ये देखने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि दरवाज़ा बाहर से लगा हुआ है और फिर भी मोहिनी कहाँ है जो बाहर नहीं आ रही दरवाज़ा खोलने के लिए। अब वो दरवाज़ा खोल के अंदर चिल्लाते हुए पहले तल पर घुसते हैं और चिल्लाते हैं तो कोई कहीं नहीं मिलता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते, क्योंकि ऊपर किचन होता है तो वो ये सोचते हैं कि हो सकता है कि वो किचन में हो और नीचे से बोलने पर उन्हें आवाज़ न सुनाई दे रही हो। किचन की तरफ जाते हैं, देखते हैं तो किचन में भी कोई नहीं दिखता है। अब किचन के ठीक सामने, किचन में अंदर घुसने के बाद निकलते वक्त ठीक सामने एक ड्रेसिंग रूम होता है और ड्रेसिंग रूम में की तरफ जब उनकी नज़र पड़ती है तो मानो इन रिटायर्ड आईएएस के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ ये अपनी पत्नी को ज़मीन पर गिरा हुआ देखती हैं और चारों तरफ खून फैला होता है। और यही नहीं, खून फैले होने के बावजूद उनके सर में इतनी गहरी जख्म दिखते हैं और वो जख्म और उसको देख के रिटायर्ड आईएएस साहब तो हक्का बक्का हो जाते हैं। और जब अपनी नज़र रूम के चारों तरफ दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि सारी अलमारी बिल्कुल खाली, सारे पैसे की तिजोरी बिल्कुल खाली कि और ये सब देखने के बाद उन्हें समझते देर नहीं लगता है कि इस घर में लगता है कोई लूटपाट हो गया है। अब ये देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और जैसे ही वो चिल्लाते हैं तो नीचे खड़ा ड्राइवर सोचता है कि क्या हो गया साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं। वो दौड़कर कमरे में ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है मालकिन जमीन पर गिरी हुई हैं और मालिक दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। और वो आनन फानन में तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाता है और पुलिस को ये पूरी बात बताती है। जैसे ही रिटायर्ड आईएएस के घर की बात पुलिस महकमे में पहुंचती है, तुरंत वहां पर डॉग स्क्वाड से लेके जितनी भी तमाम टीमें होती हैं, फॉरेंसिक टीम, सारे लोग 112 नंबर फ़ोन करने की थोड़ी ही और सारे लोग इस घर में तुरंत पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू किया जाता है तो बार बार पुलिस इस डेड बॉडी को देखती और इस पूरे घर को देखती। देखने से तो एक नज़र में ये लग रहा था कि किसी ने लूटपाट के ही नज़रिए से इनको मारा है, लेकिन जब वो डेड बॉडी की तरफ देखें तो बार बार ऐसा लगता कि लूटपाट अगर करता तो गले का मंगलसूत्र, चैन, ये सब कुछ शरीर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होती है, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी गहना नहीं निकाला गया होता है। अब ये सब देखने के बाद पुलिस उसको कई एंगल से देखती है, डॉग स्क्वाड भी आता है, वो भी अपने तरीके से जांच पड़ताल करता है, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं मिलता है। क्योंकि सबूत न मिलने की वजह से समस्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब पुलिस की नज़र इस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पड़ जाती है और वो सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका डीवीआर डिस्क जो है वो गायब है। अब पुलिस तो एकदम भौचक्का हो जाती है कि कौन सा ऐसा चोर था जिसे पहले से पता था और सीसीटीवी की वो डीवीआर डिस्क भी निकाल कर लेके चला गया। अब ये सब देखने के बाद पुलिस बिल्कुल भौचक्का सी हो जाती है। अब वो पुलिस अभी तक दिमाग लगा ही रही होती है कि तभी वहाँ के स्थानीय मीडिया को ये बात पता चल जाती है और चूँकि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी का मर्डर हुआ होता है इसलिए मीडिया भी तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और ये पूरा खबर कवर करती है और धीरे धीरे ये खबर पूरे प्रदेश में आग की तरह वायरल हो जाती है। धीरे धीरे ये खबर पूरे प्रदेश में फैलने लगती है। अब पुलिस तो बिल्कुल परेशान हो चुकी होती है। अब वो रिटायर्ड आईएएस साहब के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि ये इलाहाबाद में कमिश्नर रहे हैं, रायबरेली सहित तमाम जिलों में डीएम भी रह चुके हैं। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था
तो ये पता करने की कोशिश की जाती है कि जिनकी मौत हुई, इनकी मृत्यु हुई थी, उनकी उम्र तकरीबन 58 साल के आसपास थी। ये जानने के बाद पुलिस और जब जानकारी घर के बारे में लेती है तो पता चलता है कि ये इनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मौत के 3-4 साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अब ये सुनने के बाद पुलिस और थोड़ा परिवार के बैकग्राउंड में जाना चाहती है तो पता चलता है कि पहली पत्नी से 2 बेटे थे, एक का नाम प्रतीक और दूसरे का नाम प्रांजल होता है, और दोनों इस घर से दूर रहते, एक नोएडा में रहता है और दूसरा भी कहीं बाहर रहता है। अब पुलिस पूछताछ करने के लिए इन्हीं दोनों लोगों के ऊपर दबाव बनाने लगती है। हो सकता है कि इस शादी से वो दोनों बच्चे नाखुश थे तो कहीं ऐसा तो नहीं वही दोनों कुछ कर दिए हों, लेकिन वो लोग किन्हीं कारणों के बस वहाँ पर नहीं आ पाते हैं और पूछताछ जारी रहती है। कि तभी पुलिस सोचती है कि चूंकि इस घर का सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तो लुटेरों ने निकाल लिया है, लेकिन आसपास के लगे हुए घरों के सीसीटीवी तो चल रहे होंगे। अब आसपास के घरों में लगे हुए सीसीटीवी खंगाले जाने लगती है। उसमें दिखता ये है कि पहले तो साहब घर से बाहर निकलते हैं 7 बजे के आसपास, उसके 3 से 4 मिनट बाद दूध वाला आता है जो दूध घर में देता है और वो चला जाता है। अब उसके जाने के तकरीबन 10 से 12 मिनट बाद एक नीली स्कूटी से 2 लोग अपने चेहरे को पूरा ढके हुए इस घर में आते हैं, और घर में आने के बाद सीधे घर के अंदर जाते हैं और उसके बाद लूटपाट करते हैं और तकरीबन 8:45 के आसपास यहाँ से सब कुछ लेकर निकल जाते हैं। अब पुलिस की नज़र इस नीली स्कूटी पर पड़ जाती है और पुलिस इस घटना के खुलासा के लिए तकरीबन 40 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाती है। तमाम आसपास के जिलों के अधिकारियों को लगाया जाता है कि इस मामले का जितना जल्दी से जल्दी हो सके खुलासा किया जाए। और आप मानिए, और जब ये 40 लोगों की टीम बनती है तो तकरीबन 500 कैमरों पुलिस एक कर खंगाल डालती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद एक कैमरे में दिखता है कि जो शख्स उस स्कूटी के पीछे बैठा था वो अपने हेलमेट को उतार देता है, और जब हेलमेट को उतार देता है तो थोड़ा बहुत उस शख्स का चेहरा सीसीटीवी में दिख जाता है, जिससे पुलिस को थोड़ी राहत की सांस मिलती है। लेकिन अब ये समस्या होती है कि वो पूरा चेहरा नहीं दिखता है, ये कौन है ये पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। और इसी दौरान पुलिस ने इस स्कूटी के कंपनी से संपर्क किया और पूछा कि इन आसपास के इलाकों सहित पूरे लखनऊ शहर में इस नीले कलर की कितनी स्कूटी हैं, उसकी पूरी जानकारी हमें बताइए। क्योंकि स्कूटी का नंबर प्लेट इन लुटेरों ने थोड़ा बहुत मोड़ रखा था, लेकिन 1-2 नंबर प्लेट आसानी से पता चल रही थी। अब इसके बाद इन 1060 नीले कलर की स्कूटी को लखनऊ में ढूंढना शुरू किया जाता है, लेकिन जिन जिन स्कूटियों का नंबर उस नंबर प्लेट से एकाध अंक मैच होता है उन पर ज़्यादा पुलिस फोकस करती है, और उन्हीं में मिलता है कि 3 ऐसे स्कूटी होती हैं कि जिनके घर जब पुलिस वाले जाते हैं तो उनके मालिक आनाकानी करने लगते हैं। अब पुलिस समझ चुकी होती है कि इन्हीं तीनों स्कूटी में से किसी न किसी की स्कूटी इस कांड में शामिल है। अब पुलिस तत्काल प्रभाव से इन तीनों लोगों को रिमांड पर लेती है, लेकिन एक स्कूटी मालिक के घर जैसे ही पुलिस पहुंचती है, वो पुलिस को देखते ही उसका भाई भागने लगता है। अब पुलिस को इसी घर पर पूरा शक हो जाता है, तो जब उसके भाई को पुलिस पकड़ती है तो बताता है कि मैं तो साहब चोरी किया हूँ, लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरा इस किसी कांड से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मेरे भाई से पूछ लें। अब उसके भाई का नाम रंजीत होता है। जब रंजीत को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, ये कहता है कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, लेकिन इसी व्यक्ति का चेहरा उस स्कूटी पर बैठे हुए पीछे वाले शख्स से मिलता जुलता रहता है। पुलिस को तो एक बड़ी सफलता मिल चुकी होती है, लेकिन ये आनाकानी करता है। पुलिस तत्काल इसका लोकेशन और सीडीआर निकालती है। सीडीआर में पता चलता है कि इस व्यक्ति का बात एक दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और उस व्यक्ति का नाम होता है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ही साहब का ड्राइवर भी रहता है। अब इसी दौरान इन दोनों लोगों की फ़ोन की जांच शुरू की जाती है, और जांच पड़ताल में जब थोड़ी सख्ती से रंजीत से पूछताछ की जाती है तो वो
पूरा कबूलनामा कर देता है और बताता है कि अखिलेश के भाई के साथ मिलकर मैं उस घर में गया था और हमने जैसे डोरबेल बजाई, मालकिन आई। उसके भाई ने कहा कि मालकिन रंजीत को कहीं नौकरी पर लगवा दीजिए, बहुत गरीब आदमी है। वो कहती हैं ठीक है, नौकरी पर लग जाएगा, आओ पहले अंदर पानी वानी पियो। अंदर जैसे ही वो बुलाती हैं, ये लोग पैर छूते हैं और पैर छूते ही अपने जेब से एक पेचकस निकालते हैं और उनके सर पर कई बार वार पर वार कर देते हैं। और इतना ही नहीं, जब इन दरिंदों का उससे भी मन नहीं भरता तो उनके गले में एक दुपट्टा लपेटते हैं और उसे खींचकर पूरे इत्मीनान से उनकी मौत का इंतजार करते हैं। उसके बाद घर की एक एक अलमारी, हर चीज़ खंगाला जाता है। उसमें जितने पैसे होते हैं, जितने गहने होते हैं, तकरीबन पैसे और गहनों की कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास की थी, वो पूरे इत्मीनान से उठे लूटते हैं। जिन जिन जगहों को इन लोगों ने टच किया था उसे अच्छे से धुलते हैं ताकि फोरेंसिक टीम या किसी भी डॉग स्क्वाड को इन कातिलों के बारे में कुछ पता ना चल पाए। और वो पूरा इत्मीनान करने के बाद फिर इस जगह से निकल जाते हैं। और जब पुलिस ये पूछती है कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से तुमने मालकिन को मारा, तब वो बताता है कि मेरी शादी कुछ दिन पहले हुई थी। मुझे उम्मीद थी कि इस घर से कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन इस परिवार से सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए मिले, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कर्जा था। और एक दिन मैडम कहीं बाहर जाने वाली थी तो मैं उनके घर जब गया तो देखा उनके बेड पर तमाम सोने चांदी और तमाम पैसे रखे हुए हैं। ये सब देखने के बाद मैंने उसी दिन प्लान बना लिया था कि मैडम को किसी तरीके से रास्ते से हटाना है और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे मुझे लूट लेना है, ताकि मैं एक ही बार में करोड़पति बन जाऊंगा और मुझे कोई किसी की दिक्कत नहीं रहेगी और मैं सबका पैसा भी चुका दूंगा। ये सब सुनने के बाद पुलिस उसको जेल भेज देती है और ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने मात्र 72 घंटों के अंदर किया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं एक हाई प्रोफाइल मर्डर का अनसुलझा हुआ केस सिर्फ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया गया। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज अक्षित मिश्रा का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ और भी जो लोग हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।